अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। सुबह बखैर आप सबको। कैसा रहा आपका वीकेंड? और आज पीर का दिन है और वीकेंड से हम फ्री होकर हमें मंडे ब्लूज़ शुरू हो जाते हैं। और मंडे ब्लूज़ क्या होते हैं? मंडे ब्लूज़ ये होते हैं कि वो पूरा इंटायर वीक हम इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड होगा और वीकेंड में हम जीटी पे जाएंगे, कमेटी पार्टी पे जाएंगे, किसी बर्थडे पे जाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए एक ना बड़ी सी हम सांस लेंगे कि वीकेंड में रिलैक्स कर सकते हैं। पार्लर जाना है, स्पा जाना है, हेयर कट कराना है, नेल कलर ठीक कराना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें, वार्डरोब ठीक करनी है। इसके अलावा कपड़े जो हैं वो आयरन को देकर आने हैं, या ग्रोसरी करनी है, मार्केट जाना है, टेलर के पास जाना है। बहुत से काम होते हैं अपने वीकेंड्स पे करते हैं। और जो कि वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए भी एक वीकेंड जो होता है ना, एक साइन ऑफ रिलीफ होता है। तो वीकेंड मेरा भी साइन ऑफ रिलीफ था। मगर इस वीकेंड में मैंने क्या किया, स्टोरी सुनाती हूँ आपको। इस वीकेंड में मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टोर में ना इन्वेट किया। मैं गई स्टोर में और मैंने देखा कि पेटियाँ जो मेरी स्टोर में पड़ी हुई हैं, एक तो वो बहुत डस्टी हैं और ऊपर से दिल चाह रहा था उनको खोलूँ और उनमें से चीज़ें निकालूँ, और जो पुरानी चीज़ें हैं या घर में यूज़ हो की चीज़ें पेटियों में डालूँ, पेटियों से नई चीज़ें निकालूँ। जब मैंने खोल के देखा तो मैंने देखा कि मेरा अभी तक कुछ ना कुछ जहेज़ का जो सामान है ना वो पेटियों में है। आई वॉज़ लाइक, मुझे तो याद भी नहीं था ये चीज़ें भी अम्मी ने दी हुई हैं और इतनी इतनी पुरानी चीज़ें। खैर अब ये कहेंगे कि पता नहीं क्या कितनी पुरानी चीज़ें लेके मैं शो में बता रही हूँ, मगर ये होता है क्योंकि हमारी ख़वातीन, हमारी जो मदर्स, जब छोटी बच्चियाँ पैदा होती हैं ना, तब से ही कलेक्शन जो होती है वो शुरू हो जाती है। और उस कलेक्शन का ये होता है कि वो कोई भी डिनर सेट घर में आ जाए, कोई भी गिफ्टिंग आ जाए, कोई अच्छा वॉज़ हो या कोई अच्छी क्रॉकरी हो, कोई अच्छी बेडिंग हो, कोई अच्छा कोई भी अच्छी डिकोर की चीज़ें हों, डेकोरेशन हो, क्रिस्टल वॉजेज़ हों, फ्लावर अरेंजमेंट्स हों, या ऐसी कोई चीज़ें जो कि आगे उनको लगता है कि ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं या अच्छा ब्रांड है, तो अपनी बच्चियों के लिए रख लें। और ये सब माएँ करती हैं, मेरी अम्मी ने भी किया। मैं तो खैर एक ही बेटी हूँ, मेरे बाकी भाई थे, मगर मैं जब छोटी सी थी मुझे याद है कि अम्मी उठा उठा के चीज़ें ना पेटियों में रखती रहती थी। ये कोस्टर्स हैं, ये क्रॉकरी है, ये नॉरिटेक का डिनर सेट है, ये क्वीन एन की डिशेज़ हैं, ये यू नो ये अब यहाँ मिलती नहीं है, ये मैं बाहर से लाई थी, ये चीकोस्लोवाकिया के ग्लासेस हैं, ये क्रिस्टल अच्छा है। तो मैं ये सोच रही थी ये प्रैक्टिस जो है, जो हमारी अम्मियों ने की, क्या हम कर रहे हैं और क्या अब हमें ज़रूरत है? अब हम ये समझते हैं कि बच्चियों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, बच्चियों को इक्विप्ड होने की ज़रूरत है, बच्चियों की एक्सपोजर ज़रूरत है, बच्चियों को एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जहेज़ अपने हिसाब से दें, मैटर करता है, बट ये मैटर नहीं करता कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है, किस क्वालिटी में दिया जा रहा है, क्या ये जहेज़ जो है ये सारी ज़िंदगी के लिए हमारे पास रहेगा। और इससे हम, ये गिफ्टिंग होती है जो माँ बाप अपनी बच्चियों को देते हैं, ये गिफ्टिंग होती है, उनका प्यार होता है, उनका खुलूस होता है कि उनकी बेटी जो है उसको किसी भी चीज़ की कमी ना आए, वो हमेशा वो चीज़ें रिजॉइस कर सके। शायद आगे जब जाए, घर में जाए, अपने ससुराल जाए, तो उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। वो कोई चीज़ बायगॉन डेज़ की या अपने घर की या अपने वालदैन में जो वो कहते हैं ना कि वो जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होती थी या उसके पास बहुत कुछ होता था, तो वो मिस ना करे। तो ये माँ बाप का तोहफ़ा होता है। तो एक छोटी सी बात ये है कि जहेज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त के साथ साथ, नसीबों के साथ साथ सब बेटियों के घरों में, सब बेटियों को मिल जाता है। सबसे ज़रूरी है उनकी एजुकेशन, उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनको अपने कदमों में खड़ा करें। वुमेन एम्पावरमेंट का जो लेसन है वो हम बार बार इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के हम सेगमेंट्स भी कर रहे हैं, हम ऐसी ख़वातीन को भी बुला रहे हैं जिन्होंने शादी के बाद ये सब कुछ किया। तो क्या ख़वातीन और छोटी बच्चियों से हम ट्रेनिंग होती है। मेरी बेटी 7 साल की है, उसकी ट्रेनिंग, कहते हैं ना कि बच्चियों की ट्रेनिंग जब वो पैदा होती है तब से शुरू हो जाती है, और जब तक वो अपने घर में नहीं जाती, घर उसका वही होता है जो उसके मियाँ जी का होता है, तब तक ट्रेनिंग रहती है। तो बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करनी चाहिए कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आपका एक्सपोजर क्या है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं उसको कहती हूँ जाओ और शॉपकीपर से बात करो, इट डज़ नॉट मैटर, जाओ और ये ख़ुद करो, जाओ ये कार्ड से पेमेंट करो। मैं अपने एटीएम में उसको साथ लेके जाती हूँ।
छोटे छोटे स्ट्रेटाज ऑफ लाइफ हैं जहाँ आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, ग्रोसरी में साथ रखें, ताकि ऐसा ना हो कि जब ख़वातीन शो में आके कहती है ना हम तो पहली बार घर से बाहर निकले, तो ये एक डिलेमा है, कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये बिल्कुल फ़ख्र की बात नहीं है कि आप कहें जी हम तो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अपनी शादी के बाद पता लगा कि घर का मोहल्ला क्या होता है, सड़क क्या होती है। खुदा न खास्ता बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मैं इस वक्त आप लोगों को मायूस नहीं करना चाह रही कि इंसिडेंट्स क्या होते हैं ना, कहते हैं ना कि ना दानिस्ता तौर पे भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि ख़वातीन को घर से बाहर निकलना पड़ता है, छोटे छोटे काम करने पड़ जाते हैं। तो क्यों ना अपनी ख़वातीन को हम इक्विप्ड बनाएं, क्यों ना हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें, क्यों ना हम अपनी ख़वातीन को ये बोलें कि भाई पढ़ो, आगे बढ़ो, और जिसको जो हुनर आता है। मैं मानती हूँ कि हर शख्स की कैपेसिटी में पढ़ना लिखना समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता, घर के हालात होते हैं, मसाइल होते हैं, कभी फ़ीस के इश्यूज़ होते हैं, कभी माँ बाप नहीं होते सर पे, कभी बाप के पास नौकरी नहीं है, कभी उनकी माएँ काम करती हैं, शुरू से बच्चियाँ काम करी होती हैं, मगर हुनर तो है ना। आप अपने हुनर से बहुत कुछ सीख सकते हो। हुनर आपको कभी भी किसी दुनिया के किसी कोने पे भी होंगे ना आप, तो हुनर जो होता है ना वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो आपको पे ना करे। मैंने बहुत कुछ देखा है। आपको देखा कि एक हमारे अभी रिसेंटली शो में एक खातून आई थी जो कि क्रोशे का काम करती थी, और खैर उनका तो अब काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा है माशाल्लाह। एक ख़वातीन अगर हम बात करते, एक खातून आई थी जो खाने का काम करती थी, और उनकी अगर हमने स्टोरी सुनी, आप लोगों ने भी स्टोरी सुनी होगी कि घर में उन्होंने कैसे काम शुरू किया, उनके हस्बैंड जॉबलेस हो गए थे, उसके बाद वो कैसे अपना ज़िंदगी का उन्होंने सफ़र चलाया, उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं और स्कूलों की फ़ीसें वो दे रही हैं। और इसके साथ एक ऐसी खातून है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। मैंने उनको किसी शो में आने के लिए कहा है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। वो औरत होजरी का काम करती है, घर घर जाके वो ऐसी हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बेचती है। और आपको पता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं? वो अपना बच्चा बाहर पढ़ा रही है। उसका बच्चा कैसे बाहर पढ़ने गया, क्या उसकी स्टोरी है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये मोटिवेशन है मेरी प्यारी बहनों, ये सबके लिए मोटिवेशन है। हम सब ने अपने आप को एम्पावर करना है, हम सब ने अपने आप को इक्विप्ड करना है। हमने इस दुनिया में जीना है, और जीने का एक ही तरीका है कि किसी की मोहताजी नहीं। आप तभी बढ़ चढ़ कर आगे जा सकते हो। आप हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर, किसी भी मोड़ पे अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो उस कामयाबी का राज ये है कि आपकी मेहनत किसी भी शोबे में हो। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बच्चियों को देखती हूँ, कोई स्पोर्ट्स में आगे है, कोई अच्छा डांस करती है, कोई अच्छा गाती है, कोई हमारी फिल्म्स में काम कर रही है, कोई पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं उसने नाम रोशन किया, कोई ओलंपिक्स में जा रही है, हमारी बच्चियाँ स्विमिंग में आगे जा रही हैं। तो हमारे लिए ये कोई टैबूज़ नहीं है। अब वो ज़माना चला गया जब हम शर्म खाते थे कि हमारी बच्ची टीवी पे आती है, या हम शर्म खाते थे कि हमारी बच्ची एथलीट है या स्पोर्ट्स में करती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक्सेप्टेंस करवाना हम सबका काम है। अगर हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलेंगी तो ऑटोमेटिकली इस माशरे में एक्सेप्टेंस होंगी। तो व्यूअर्स, आज जो हमारे पास गेस्ट आई हैं वो भी इसी एम्पावरमेंट का एक हिस्सा हैं। छोटी सी हैं और बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं। वो क्या करती है ये मैं बताऊंगी आपको ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमारा जो सेगमेंट है लॉयंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें आज जो मैं आपको लेजेंड से मिलवा रही हूँ वो छोटी सी हैं, बहुत तेज़ भागती हैं, और पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन खातून तो नहीं कहूँगी, यंगस्टर हैं। और अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ हॉकी से किया, और फिर सोचा कि क्यों ना वो तेज़ भागना शुरू हो जाएँ, और अब वो नुमाइंदगी कर रही है पाकिस्तान की वाइल्ड कार्ड एंट्री में पेरिस ओलंपिक्स में। तो मैं इन्वाइट करती हूँ फ़ाइका रियाज को। वालेकुम। मैंने समझा तुम एक सेकंड में इधर आ जाओगी, तुम तो बड़े आराम से आई हो। सबसे तेज भागने वाली लड़की आज आराम से आ रही है। मैं तो चल के आ रही थी, भागकर थोड़ी आई।
इतना तेज भागना, और ये सब कुछ क्या है? अल्लाह वाह का शुक्र है। हॉकी से स्टार्ट करके तुमने एंड किया भागने पर। बस हॉकी के इतना स्कोप नहीं था इसी वजह से पाकिस्तान में इसीलिए फिर, हालांकि हमारी नेशनल गेम है। ऐसा ही है, लेकिन वुमेंस का इतना स्कोप नहीं है। अब तो मेन का होना शुरू हो गया, लेकिन वुमेंस का इतना स्कोप नहीं है। एथलेटिक्स चूज़ किया तो यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं अच्छा, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में ओलंपिक्स में जा रही हो, जी। पेरिस ओलंपिक्स में जी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हाँ करोगी। जी। तो मुझे बताओ, ये जो मेडल्स मिले हैं ये कब कब कहाँ कहाँ और कैसे मिले? हम start डिफरेंट करते हैं। यहाँ से। ये मेरे वापडा का मेडल है, इंटर यूनिट हुई थी 2022 में, जिसमें अच्छा। मैंने 4 गोल्ड लिए थे और 1 ब्रॉन्ज लिया था। ठीक है। ये भी वही है, मतलब मैं लेकर कम आई हूँ, लेकिन बीच में है मेडल्स। अभी मेडल्स लेके कम आई हो। ये वाला भी वापडा का है? जी, ये भी अब वापडा से वापडा से लेस्को से। ये इंटर से यूनिट का मैंने लेस्को को रिप्रेजेंट किया था, वापडा के इंटर यूनिट पे। ठीक है, हम साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें। और ये कौन सा मेडल है? ये अभी रिसेंटली चैंपियनशिप हुई है अटक में। अटक में? जी, जिसमें मैं बेस्ट एथलीट हुई और फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहला टाइटल आपको मैंने टाइटल वहीं मिला पे लिया था। फास्टेस्ट जी। वुमेन ऑफ पाकिस्तान। 100, 200 लॉन्ग जंप तीनों में, मतलब ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा, और ये कौन सा है? ये मेरे कोच ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था हॉकी का, उन एशिया चैंपियनशिप का उनको मेडल मिला था, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। हीरो। जी। अच्छा, वेरी नाइस। वो लगता है कि आपसे बहुत इंस्पायर थे। और ये किसका है? ये है ये पंजाब गेम्स का, जिसमें मुझे पंजाब गेम्स का टाइटल मिला था कि पंजाब की फास्टेस्ट वुमेन का। पंजाब ये की वो वाला फास्टेस्ट मेडल है। ठीक है, पहले पंजाब की थी और अब पाकिस्तान की हो गई हो। की। ठीक है, और भी कोई फास्टेस्ट वुमेन है इसके अलावा पाकिस्तान में? पिछली, मतलब हर साल चैंपियनशिप होती है, मतलब जो पिछली होती है वो तमीन खान थी, उसको मैंने अब बीट किया और अब मैं बन गई हूँ। अब आप बन गई। और ये मेडल? ये कोयटा का है, सिल्वर लॉन्ग जंप का, नेशनल गेम्स सिल्वर लॉन्ग जंप का। और ये भी डिपार्टमेंट का, वापडा का, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, वापडा डिपार्टमेंट का है। और ये वाला मेडल जो है? ये हुई थी कायदे-आज़म गेम्स थी 2017 में, मैंने हॉकी खेली थी। ये हॉकी का क्या? अच्छा, कायदे-आज़म जी। गेम्स का। मैं 2017 में हॉकी खेलती थी, मैंने 2019 में ऑलमोस्ट एथलेटिक्स शुरू की। अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ, 1 सिल्वर और ये 4 गोल्ड्स अटक चैंपियनशिप अटक चैंपियन का है। ये वाला तो हमें बड़ा मज़ेदार सा ओलंपिक का साइन लगा हुआ है, लेकिन है ये पेशावर का नेशनल गेम्स का। पेशावर नेशनल गेम्स का। और ये वाला जो है? ये जूनियर चैंपियन थी मैं, जूनियर चैंपियनशिप का गोल्ड। ये भी वापडा का। अब इसके अलावा भी मेडल्स हैं? हाँ, ये मेरे बहुत कम है। तो व्यूअर्स, इतने मेडल्स हैं, मगर हमारी ये जो फास्टेस्ट खातून जो अपने आपको कह रही हैं, जो कि हमें गर्ल लग रही हैं, और ये इतना तेज़ भागती है और इतने मेडल्स इन्होंने जीते हैं, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो आप आए, हम जरा थोड़ी सी और मज़ेदार किस्म की बातें करें। आप इधर बैठे हैं और मैं ज़रा अपने उस सोफ़े पे जाऊँगी। और जब सोफ़े पे जाती हूँ तो लगता है जैसे लोग डर जाते हैं कि मैं प्रोफाइल इंटरव्यू, लेकिन मैं आराम से कैजुअली आपका इंटरव्यू करूँगी। कब सीखा, कब था ये स्टार्ट, कब से किया, किस एज से? एज होगी कोई 17-18 होएगी, मतलब लाइक तब मैं प्रोफेशनल नहीं खेलती थी। अब आस्ता आस्ता मतलब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आना शुरू हो गई। जी फ़ाइका, आपने कब और किस एज में स्टार्ट किया ट्रेनिंग? मैंने 10th क्लास में मतलब हॉकी खेलना शुरू किया था, लेकिन इंटर में मैंने एथलेटिक्स को चूज़ किया, मतलब वो भी मैंने उसके साथ ही कंटिन्यू की। लेकिन जब आस्ता आस्ता पता लगा कि अब मुझे प्रोफेशनल एक गेम चूज़ करनी पड़े, क्योंकि दोनों के लिए मुझे बराबर टाइम नहीं मिल रहा था, दोनों की फ़िटनेस होती थी, मतलब एक ह्यूमन बॉडी इतना नहीं कर सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने हॉकी को सेकंड गेम कर दिया और एथलेटिक्स चूज़ की, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा आगे परफॉर्म कर सकती थी। और अच्छी बात है, मैंने तब बेस्ट डिसीजन लिया ताकि मैं देख लें अब मैं ओलंपिक्स पे जा रही हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मुझे बताएं कि फैमिली वाइज कोई स्पोर्ट्स में है? नहीं, फैमिली में मेरे कोई स्पोर्ट्स में नहीं है। कोई फादर आपके या मदर या कोई आपका भाई? नहीं, मेरी जो फैमिली है ना, ज़्यादा स्टडी पे फोकस करती है। प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट भी स्टडी थी। मैंने जब स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, बेशक मैंने परमिशन ली थी अम्मा अब्बा से, लेकिन उन्होंने यही कहा कि खेलो, सब कुछ करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना अपनी स्टडी को दो। अच्छा, तो आपके इस सारे सिनेरियो में, इतनी मेहनत में सबसे ज़्यादा किसका अमल दखल है आपकी फैमिली वाइज? मेरे अम्मा अब्बा दोनों का है। मेरे पापा ने, मेरी मामा कहती थी कि लाइक सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, लाइक एक बच्ची स्पोर्ट्स में जा रही है फीमेल होकर, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी जो कहेगी ना उसको करना है, उसको करने दो, लेकिन हाँ स्टडी साथ कंटिन्यू ही करो। ये उन्होंने एक कह लें कि एक बात रखी थी कि ये करो लेकिन ये भी करो। इतनी छोटी सी एज में तो लड़कियों को पता ही नहीं होता, वो तो मेकअप और कपड़ों से बाहर निकलती नहीं, क्योंकि ज़्यादा होता है ना कि हम डिज़ाइनर बनेंगे, हम मेकअप, ग्लैम ज़्यादा फैक्टर होता है। मगर इतने हार्ड कोर प्रोफेशन में आना, ये कब सोचा था, कब ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी?
पहले तो मैंने कह लें कि वैसे ही शुरू किया, शौकिया ठीक है, लेकिन जब इस फील्ड में आई तो इस फील्ड का पता लगा कि इसमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक स्टडी हर कोई करता है, डॉक्टर हर कोई बनता है, लेकिन एक ओलंपियन जो बनना जो है बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एजाज़ मिलता है। तो मुझे ख्वाब था कि मैं ओलंपियन बनूं ताकि मेरे नाम के साथ ओलंपियन लिखा जाए। स्कूल में शुरू से स्पोर्ट्स करती थी? नहीं, स्कूल में मैंने 10th में लास्ट पे शुरू किया था, तब मैं सिर्फ स्टडी करती थी। वैसे ही मतलब गेम्स होती थी तो मैंने वैसे ही हॉकी खेलना शुरू किया था। वैसे और कॉलेज में? कॉलेज में मैंने हॉकी ही खेल रही थी, उसी पे मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन फिर स्पोर्ट्स बेसिस के जी ऊपर? उसी पे मेरा एडमिशन हो गया। फिर वहाँ से मैंने एथलेटिक्स शुरू की। उनको मतलब लाइक एथलेटिक्स की लड़कियाँ चाहिए थी, तो स्पीडी थी, तो उन्होंने फिर मुझे एथलेटिक्स में मतलब पार्टिसिपेट किया, बोर्ड खेला, बोर्ड की बेस्ट एथलीट पहले मैं बनी थी। आपकी ट्रेनिंग किसने की और अब कौन कर रहे हैं? पहले लाहौर कॉलेज के कोच थे अनीस भाई, उन्होंने मुझे ट्रेन किया था सबसे पहले। उसके बाद मैं हॉकी खेलती रही, लेकिन अब जो मेरे कोच हैं वो वापडा के कोच हैं मेरे, गेपको के हैं, वो सर फयाज साहिवाल रहते हैं, और मैं लाहौर में रहकर उनसे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओलंपिक्स इज़ अ बिग 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 ड्रीम, एवरी एथलीट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और ये हर 5 साल के बाद होती है, और इट्स अ बिग कैन आई टैग यू आर एन ओलंपियन या यू हैव पार्टिसिपेटेड। तो व्हाट आर योर फीलिंग्स यूर ट्रैवलिंग? 4 साल पहले मैंने ये ख्वाब देखा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मतलब ख्वाब मैंने तब देखा था, लेकिन बीच में काफ़ी मतलब हर्डल्स आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर मतलब मुझे था कि पता नहीं मैं जा सकूँगी या नहीं जा सकूँगी। लेकिन फिर भी मैंने एक अपना एम रखा कि मुझे हार्ड वर्क करना है। अल्लाह तो देख ला, मेहनत ज़ाया नहीं होती, ये नहीं तो कुछ और मिल जाएगा मुझे, लेकिन आई कैन डू दिस। तो बस फिर मैंने इंजरीज़ हुई थी मुझे कुछ 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब मुझे ये एज़ाज़ दिया कि मैं जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। इतने मुल्क आए होंगे, इतने मुल्कों के साथ मुकाबला, तो व्हाट आर यू थिंकिंग? क्या एक माइंड में एक लेके जा रही हो कि भाई मेरा ये विजन है या मैं ये करना चाहती हूँ? ट्रेनिंग तो इस तरह कर रही हूँ कि मैं वहाँ जाकर मतलब उन एथलीट्स के साथ फ़ाइट कर सकूँ। मतलब अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि वो जो भी हैं, लेकिन आई कैन डू माई बेस्ट इंशाल्लाह। तो मैं अपने आप का यही माइंड प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो जितने की मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेस्ट करके आऊँ वहाँ से, ताकि यहाँ पाकिस्तान को भी पता लगे कि उसने अपना बेस्ट किया है, एटलीस्ट उसने अपनी पूरी कोशिश किया है, पूरा हार्ड वर्क किया है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्म करूँगी। बेशक बाकी एथलीट्स जो मर्ज़ी करें, लेकिन आई कैन डू माई बेस्ट। यू वांट टू डू योर बेस्ट। ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? आपका कैंप शुरू होने वाला है, तो डाइट में बताएं, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, और जो इंजरीज हुई थी उसके बारे में बताएं। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ना ज़रूरी है हमारा फोकस। अगर हमारा ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होगा, फोकस आउट होगा, तो हर चीज़ जो भी मतलब डाइट भी अच्छी ले लो, कुछ भी कर लो, हम मैटर नहीं करेगा। जब तक जैसे 100 मीटर 200 मीटर का पूरा लैप है जी, तो स्टॉप वॉच के साथ हाउ डू यू डू दैट? ये कोच टाइम लेता है। अच्छा, लेकिन अब जैसे कितने मिनट में आपको लैप कंप्लीट करना पड़ता है? 100 मीटर जो है वो सेकंड्स की रेस है। 11 सेकंड 11.70 हैंड वॉच मेरा जो है ना बेस्ट टाइम है, लेकिन 11.80 इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि मतलब हमारा माइक्रो सेकंड्स नैनो सेकंड्स में फ़ैसला होता है। अच्छा, 100 मीटर में। ठीक है। तो यही मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज़रूर करके आऊँ बाहर। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि हम फोकस रखें ट्रेनिंग के ऊपर। अगर फोकस होगा तो हम ट्रेनिंग भी मतलब। कौन इंस्पिरेशन है आपकी एथलेटिक्स में? कौन सा एथलीट को आप इंस्पायर्ड हैं उनसे और आप उनके वीडियोस देख के सीखती हैं? मुझे शेली जमाइका की है। शेली जमाइका, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसको मम्मी रॉकेट कहते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरी फेवरेट है। मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आई रिमेंबर मरीज ग्रीन। आई रिमेंबर मरीज ग्रीन जी, जब वो एथलीट्स में बीइंग मेल एथलीट, ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट पर्सन। पुराना ओलंपियन है। यूसेन बोल्ट भी मतलब यूसेन बोल्ट, यस, वो वन ऑफ देख द लें बिगेस्ट आप। नेम। लेकिन मुझे है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ ओलंपिक्स पे तो मुझे शैली मिले तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। अच्छा। इंशाल्लाह। मतलब कि उम्मीद है। आप उनकी फ़ैन है? जी बिल्कुल, वो मेरी इंस्पिरेशन है। लाइक इतनी एज करके भी वो अभी तक गेम कर रही हैं। हाँ। तो उसने अपने आप को फिट रखा हुआ, इवन मम्मी होकर भी। हाँ। तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम कहीं भी हो कर सकते हैं, कुछ भी हो हम कर सकते हैं। बस अपने आप को मजबूत रखना है। वही कहना फोकस अगर डेवलप होगा तो फिर कुछ भी हमें अचीव करेंगे। पाकिस्तान का जब आप फ्लैग देखती हैं, जो आप पहनी है, जैसे आपने पहना हुआ है बैज जो होता है, क्या फीलिंग आती है जब आप ग्राउंड में उतरेंगी और पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो प्ले होता है?
कहीं भी नेशनल एंथम प्ले हो ना तो मतलब जो सच्चे पाकिस्तानी होंगे ना उनको तब भी हार्ट बीट आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हमें ब्लेज़र मिलता है सबसे पहले, तो जब वो कोट हमारे सामने आता है ना, ऐसे जैसे आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। एक पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तानी बैज या पाकिस्तानी का कोई भी प्रोफेशन हो, इवन यू गो कहीं भी तो आप जो बैज वेयर करते हो ना, उसको ऐसे सॉलिडारिटी आपका वो एक विजन में आ रही होती है कि यू आर स्टैंडिंग फॉर योर कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही हम स्टैंडिंग। मुझे अपने बैजेस के बारे में बताएं। आपने देखो डिफरेंट बैजेस पहने हुए हैं, ये कौन कौन से बैजेस हैं? ये है ओमान ओलंपिक्स का मेडल बैज है, ये टोक्यो 2022 का बैच है, ये जो पिछली ओलंपिक्स हुई है ये उसका बैच है। ये बांग्लादेश से मैंने जब हम श्रीलंका गए थे खेलने तो ये मैंने बांग्लादेश के प्लेयर से लिया था। उनको अपना हम फ्लैग देते हैं और उनसे हम अपना फ्लैग लेते हैं। अच्छा, एक्सचेंज होता है फ्लैग? जी, एक्सचेंज होते हैं बाहर जाकर। अच्छा, ये भी डिफरेंट ट्रेडिशन है जी। ये इस्लामिक गेम्स का है, 2005 का बैच है। ये मलेशिया का है, ये मालदीव्स का है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का है। इतने बैजेस आपने लिए हैं और अब ओलंपिक्स का बैज आ गया है इंशाल्लाह। तो फादर मदर आपकी, आप जा रही हैं, क्या हो रहा है कि अब पीछे से वो क्या उनकी फीलिंग्स होंगी आपको देखना, और आप भी कोई सेंटिमेंट, कोई इमोशन आप शेयर करें कि आपका कोई, आप छोड़ के कितने दिनों के लिए जा रही हैं? मैं कोई 20 डेज़ के लिए जाऊंगी इंशाल्लाह। पहली बार ट्रैवल करेंगी इस तरह? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, लेकिन ओलंपिक्स के लिए मेगा इवेंट के लिए फर्स्ट टाइम। मेगा इवेंट के लिए तो पेरेंट्स में से कोई साथ जा रहा है? नहीं, सिर्फ प्लेयर्स जाएंगे और जो ऑफिशियल्स होंगे वो जाएंगे। क्या एडवाइस दी है पेरेंट्स ने? पेरेंट्स ने क्या एडवाइस दी है? उन्होंने तो दुआ से बड़ी एडवाइस क्या हो सकती है। वो तो दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा फोकस रखना और अच्छा परफॉर्म करना। जैसे मैं कैंप में चले जाऊंगी वहाँ भी वो नहीं होंगे, लेकिन दुआएं हमेशा पेरेंट्स के साथ होती हैं। अच्छा, मुझे बताओ फाइका, एथलीट तो हो, इसके अलावा अच्छा क्या क्या कर सकती हो? खाना, किचन, कोई शौक है किसी चीज़ का? मैं स्टडी में भी अच्छी हूँ। मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। और मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स जी, और एथलेटिक्स में फॉलन। मैंने कहा ना हमारे घर में मतलब प्रायोरिटी स्टडी को दी जाती है। मेरी बड़ी सिस्टर MBBS डॉक्टर हैं, स्पेशलाइजेशन करी है ENT में। अच्छा। और छोटी जो है फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। हमारी फैमिली में ज़्यादा प्रायोरिटी स्टडी को ही दी जाती है। तो ये तो अलग बात है, मैं इस फील्ड में आ गई। लेकिन वो भी स्पोर्ट्स में है? नहीं, स्पोर्ट्स में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। आपके ये तो मेरी अलग से एक्टिविटी थी ना, जो कि मैंने प्रोफेशनल तौर पर ले लिया अब। अच्छा, मुझे एक बात है, ये हमेशा होता है कि माएँ हमेशा बच्चों कहती हैं, है क्या रंग साड़ी हो, धूपों में सन ब्लॉक लगा के जाओ, ये क्या तुम मेरी मदर, मुझे याद है जब मैं वॉक भी करती थी ना गर्मी में, थोड़ा सा मैं कहती, अब मैं छोटी थी, मेरी में कहती क्या तुम्हें शौक चढ़े हुए हैं धूपों के अंदर घूमने फिरने का, सन ब्लॉक लगाओ, मुंह ख़राब हो जाएगा, दाने निकल आएंगे। तो ये चीज़ें आप सुनती हैं? मुझे मामा ये नहीं कहती कि ये लगाओ, बस मुझे ये कहती हैं लो आ गई हो घर। यानी अगर महीने का कैंप होगा उसके बाद जाऊंगी तो ज़ाहिर बात है कलर डल हुआ होता है, तो आ गई हो घर, काली होकर आ गई। अब कोई इवेंट आएगा उसमें क्या दिखाओगी, कपड़े पहने होते हैं डिफरेंट, लोगों के घर जाना होता है, ये काली शक्ल लेकर जाओगी। ये कहती है मामा, ये होता है, माँ हमेशा इस बारे में लेकिन अक्सर मतलब कैंप अच्छा हो, मतलब ट्रेनिंग शाम में हो या कुछ ऐसे हो ना, अक्सर फिजिक भी अच्छी हुई होती है और कलर भी साफ़ हुआ होता है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट कैंप्स पे और टाइम एंजॉय करें फाइका। बिकॉज पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन है, और हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ और हमारे जो भी हमारे मुल्क का जो सरमाया है, ख़वातीन क्योंकि बैकबोन है। तो फाइका आ जाओ, हम उस तरफ चलते हैं, साथ साथ मेडल्स भी देखते हैं। मुझे आपके मेडल्स देख के ना बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह हमारी बच्चियाँ जो हैं वो हर ज़िंदगी के हर शोबों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, एंटरटेनर हो, या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखें, ख़वातीन अगर आगे बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी होती है और आपको ये लगता है कि मुल्क का नाम ना सिर्फ मर्द हजरात तो रोशन करें, बल्कि ख़वातीन भी शाना बिशाना साथ खड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान का बैज लेके जब दुनिया में जाते हो, उतरते हो ग्राउंड्स में, तो ऑटोमेटिकली जो फीलिंग होती है, ना सिर्फ फीलिंग होती है बल्कि आपका जो लेवल ऑफ प्राउडनेस होती है उसका कोई सानी नहीं है। तो फाइका, मुझे आज बहुत अच्छा लगा है, बल्कि आप आई हैं और आपने मुझे बहुत कुछ बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3-4 फील्ड्स ही ख़वातीन की हों, ख़वातीन हर फील्ड में आगे आ सकती हैं। और ये हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी उन सब ख़वातीन के जो हमें देख रही हैं, और आप भी हमारी इंस्पिरेशन है जो कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एंड वी विश यू गुड लक फॉर द पेरिस ओलंपिक्स, एंड वी विश यू कि आप मेडल जीत कर आएँ और हम आपको इसी तरीके से वेलकम करें जिस तरह आज हमने किया। थैंक यू सो मच फाइका।
व्यूअर्स यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, ऐसी ख़वातीन जो कि एम्पावर्ड हैं और जिन्होंने कितने जतन किए अपने आप को मजबूत मुस्तहकम बनाने में, इस माशरे से लड़ने के लिए और इस माशरे में बहुत कुछ करने के लिए। तो हमारे साथ जो आज हमारी सेलिब्रिटी हैं और वो इस चैनल का हिस्सा भी रही हैं और उन्होंने बहुत बहुत टॉप नॉच डिफरेंट, आपने ड्रामाज में देखा होगा, काम भी किया हुआ है और उनकी दिलचस्प बातें, उनके चटपटे मिर्चें खिलाने का जो तरीका था वो भी बहुत मशहूर हुआ। तो मैं इनवाइट करती हूँ आयशा जहाज़ेब को। आयशा एंड वेलकम बैक। थैंक यू एंड वेलकम बैक टू यू एज वेल। हम इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ द चैनल। यस। और आप हमेशा से ही मशहूर थी मिर्चें खिलाने में और मिर्चें लगाने में भी। नहीं, मिर्चें लगाने में नहीं, मिर्चें खिलाने में। यस। और यू नो अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम नाउ एंड यू आर डूइंग वंडरफुल अमेजिंग वर्क। हम आपको ड्रामास में देखते रहते हैं, बिग नेम एंड बिग सेलिब्रिटी। नहीं, ये तो बस और अब तो सुना है मूवीज में भी जंप ऑन। हाँ जी बिल्कुल। अभी एक नया वेंचर है जो कि पंजाबी मूवी है और बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं मतलब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वेरी नाइस। दिस वाज एक्साइटेड। हाँ, सो एम आई। बहुत ही अच्छा, रैंडमली बहुत ज़्यादा, ये ज़िंदगी में जैसे बहुत चीज़ें रैंडम हुई हैं, ये भी उन्हीं का ही एक शख्साना है कि आप बिल्कुल ही रैंडम तरीके से आया ये ऑप्शन और उसके बाद बस फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स टेक इट ऑन। अगर हम आयशा की मिसाल लें तो आयशा इज I think in the industry is the most empowered women. नहीं, with a lot of multitasking. बात होती है empowerment with multitasking is an amazing job और जो हर कोई नहीं कर सकता। You are right, लेकिन है ना, I think women have this capacity and also the जैसे कहते हैं ना, दिल होता है उनके अंदर कि वो दूसरों में ये टैलेंट देख के उनको जैसे कहते हैं ना शाबाश दे सकती हैं। मर्दों में थोड़ा सा ये होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको होता है कि नहीं हम दूसरे का बाजू क्यों पकड़े हैं, हम ये औरतें एक दूसरे का देख लेना कि अगर कहीं कोई मुश्किल में है तो बाजू पकड़ के आगे निकाल लेती। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट इन पिछले 10 सालों में जो मैंने काम किया है इस इंडस्ट्री में, मीडिया में, कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल एंड दे विल मोटिवेट यू, दे विल एक्चुअली गिव यू अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क। तो इसी तरह का एक जो प्रोजेक्ट है वो हमारी मूवी भी है जिसमें हरीम है, प्रोडक्शन उनकी है और अली हैं अबू अलीहा, और उन्होंने ऑफर किया और हरीम ने ओके किया तो बस फिर प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मैंने कहा व्हाई नॉट जंप इनटू इट। इट्स गुड, यू नो, इफ यू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ यू विल गेट टू नो कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। समटाइम्स आपकी एजुकेशन किसी और चीज़ में होती है, आप कर कुछ और रहे होते हो। बिल्कुल ऐसे और वो पूछते हैं कि व्हाई दीज बोथ थिंग्स डज नॉट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू ईच अदर एंड व्हाई इट्स नॉट कमिंग अलोंग। बट यही बात मैं आज बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि विमेन एम्पावरमेंट, कोई भी खातून हो, वो किस जगह से ताल्लुक़ रखती हो, वो क्या कर रही हैं, ये मैटर करता है, करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। जो आपकी इंटायर जर्नी है, स्टोरी ऑफ लाइफ एंड विमेन ऑफ नाउ, वी विल बी आस्किंग यू, प्लीज टेक द हॉट सीट। थैंक यू सो मच। तो आयशा, मुझे ये बताएं, तो वंडरफुल कलर यू बीन वेयरिंग, इट्स लाइक ग्रीन एंड एमरल्ड ग्रीन, वन ऑफ माय फेवरेट कलर। और आपने खुद भी जो पहना हुआ है बहुत ही हसीन, फालसे की लुक आ रही है आपको। बिल्कुल, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। सीजन में भी है ना, सीजन में भी है आजकल। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं जी, क्योंकि व्यूअर्स ने आपको देखा होगा, बट टेकिंग अ प्रोफाइल इंटरव्यू, आयशा कौन थी, कहाँ से आई, आयशा ने क्या क्या किया और अब क्या कर रही हैं। आयशा, वील स्टार्ट विद द स्क्रैच। ओके, आयशा कौन थी, ये तो मेरा ख्याल है अब ज़बान ज़द आम है। बहुत सारे लोगों को जो मतलब मुझे रैंडमली मिलते कहते हैं आपका वो फलाना प्रोग्राम देखा था जिसमें आप बहुत रो रही थी और अपनी वालदा के बारे में बता रही थी, और वो फलाना प्रोग्राम देखा जिसमें आपने व्लॉग किया था, उसमें यू टोल्ड अस, आपने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। आयशा एक ब्रोकन होम की, बहुत बड़े घर की एक छोटी सी सैपलिंग है अपनी वालदा का, और मेरी वालदा ने मुझे बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से रखा सारी ज़िंदगी। कि आयशा कौन थी, कैसे इंडस्ट्री में आई, आयशा क्या कर रही हैं और क्या प्लान्स हैं?
देखिए ये तो एक बहुत पूरी ज़िंदगी का सवाल आपने डाल दिया और बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त तो है, मौका भी है, तो फिर शुरू हो जाते हैं। वैसे मेरी कहानी काफ़ी ज़बान ज़द-ए-आम है, लोग अक्सर मिलते हैं, मतलब जब भी कहीं कोई फ़ैन मिलता है तो कहते हैं आपका फ़लाना व्लॉग देखा था, उसमें आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, बड़ा मतलब खुशी भी हुई, दुख भी हुआ, इंस्पिरेशन भी मिली, आपका फ़लाना प्रोग्राम देखा था जिसमें आप बहुत रो रही थी अपनी वालदा को याद करके। तो कहीं ना कुछ रजिस्टर्ड तो है कि लड़की की ज़िंदगी में या इस औरत की ज़िंदगी में was a very turbulent kind of a ride। अच्छा, मैं समझती हूँ ये जो turbulent ride थी इसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं बनना नहीं चाहती थी स्ट्रॉन्ग। अभी भी मुझे कोई कहता है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप, मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती। बिकॉज जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना, आप खून के आंसू रोते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके हाथ में बिखर जाती हैं बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेंथ की वजह से, और आप कुछ नहीं कर सकते उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू कि आप उन चीज़ों को अपने हाथों से जोड़ लें। बाज़ औक़ात आपके हाथों में नहीं होता कुछ भी जोड़ना, और आपको नज़र आ रहा होता है कि सब बिखरने लगा है, पर आप अपनी ज़िंदगी के फ़्लो के साथ चल रहे होते हैं। खैर, आयशा एक टूटे हुए घर से निकली, अपनी वालदा का, मेरी वालदा का और उनकी वालदा का और मेरे मामूओं का एक 70-80 कनाल का घर था अराउंड शालीमार गार्डन्स के पास, अंगूरी बाग। वहाँ पली बड़ी, जंगल में पली बड़ी, बिल्कुल एक अकलौती बहन, ना कोई भाई, ना कोई राजदार भी नहीं था। वालिद साहब की ज़िंदगी में ना होने की वजह से मैं ओपन अप भी नहीं होती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। कज़न्स, क्योंकि बहुत सारे थे, कज़न्स के बीच में ही रह रहे थे। वो मैं कहती होती हूँ अंगूरी वॉज अ प्लेस जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ डैमेज के साथ थे। मुझसे बड़ी 4 कज़न्स थी जिनसे मेरा तकरीबन कोई 16, 17, 18 साल का फ़र्क है पैदाइश में, लेकिन वो बड़ी बहनों की तरह थी। उनकी ज़िंदगी का चैलेंज देखा, उनका एक ही भाई था, उन 4 बहनें थीं, वालिद साहब ने छोड़ दिया, वापस आ गई इधर नानी के पास। हम भी, वो भी, मामू की फैमिली भी, 3 बहन भाई थे अम्मी के जिन्होंने शादी ना की। सो इट वाज लाइक पूरा घर भरा होता था लोगों से, लेकिन उसके बावजूद खामोशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अम्मी ने ये सोचा कि अब मेरी डिवोर्स हो गई है तो मुझे अब नानी का घर संभालना है, यानी अपनी माँ का घर संभालना है, किचन संभालना है, ताकि मेरी बेटी इस साए में पले। आज से मैं गुड 30 ईयर्स अगो की, 30-35 ईयर्स अगो की बात कर रही हूँ, ये मजाक नहीं। आज के दिन में कोई औरत तलाक लेना तो उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसको जो कुछ फेस करना पड़ता है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और दुहाई भी देना कि मैं सच बोल रही हूँ तो कोई मानता नहीं है, और उसके खिलाफ आप सबूत निकाल लेते हैं, उसकी कॉन्वर्सेशंस पकड़ लेते हैं। मतलब आप औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अम्मी डिस्पाइट एवरीथिंग, स्टोरी है, इंटरेस्ट से ज़्यादा ना मुझे हो रहा है कि मैं क्या क्या सुनूंगी और क्या क्या सुन नहीं पाऊंगी। हाँ, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं व्यूअर्स। तो मैं और आयशा आमने सामने बैठे हुए हैं। आज हम आयशा की कहानी आयशा की ज़ुबानी सुनेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे आयशा जहां ज़ेब से, जो अपनी कहानी सुना रही थी अपनी ज़बानी। तो आयशा जी, है ना, कहाँ से शुरू करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मी ने ये सोच लिया, और बहुत अच्छा सोचा, उनकी बड़ी गहरी सोच थी कि मैं अकेली इस बच्ची को कैसे पालूंगी। वो उस टाइम पे इतनी विजनरी थी कि मैं मतलब 2-2.5 साल की थी जब मैंने लास्ट अपने फादर को देखा अपनी ज़िंदगी में। यानी अब तो मेरी एक आध बार बीच में मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने वालिद साहब को नहीं, अपने फादर को कभी नहीं देखा। मैंने अपने फादर को अपने हस्बैंड की डेथ से पहले नहीं देखा हुआ था। 2011 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस टाइम पर उनकी डेड बॉडी जब गई तो मेरे वालिद साहब अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बॉलीवुड टाइप स्टोरी है। खैर, बचपन पूरा यही सुनते गुजर गया कि बाबा के बारे में, मोमी के फादर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मोमी तो खामोश थी, बिल्कुल बातें नहीं करती थी। स्कूल में भी मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, 1-2 सहेलियाँ थी टोटल। पूरा बचपन खामोशी में गुजारा। बाहर दरख्त थे और अंदर मैं, मेरी कहानियाँ और मेरी पोइट्री, वही मेरे दोस्त थे। मैंने कभी अपने आप को ओपन अप किया ही नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं खुद अपना दिल खोलूँगी किसी के सामने तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। मेरे ये असूल बड़े अच्छे रहे काफ़ी ज़िंदगी, जब मैंने इनको फॉलो किया। जब मैंने इन्हें फॉलो नहीं किया ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाया। खैर,
अम्मी से मेरी दूरी हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर संभाल लिया था और घर में बहुत सारे लोग थे, यानी 3 बहनें अम्मी की, 3 भाई, एक की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो 5 लोग, वो नानी और उनके स्पाउसेस, यानी ये घर और फिर उनके बच्चे। तो आप समझ लें कि वी वर अ गुड 20-25 पीपल इन द हाउस ऑल द टाइम। तो हर रोज़ शबे ईद थी और हर रात शबे बारात थी, तो हमारा तो ये हाल था। खैर उसके बावजूद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सन्नाटा था ज़िंदगी में, दोस्ती नहीं थी। अम्मी के साथ मुझे अम्मी से शिकवा रहता था बहुत ज़्यादा कि अम्मी अब छोटी सी थी, टाइम नहीं देती मुझे, बैठती नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि अम्मी आके मुलाजमों की तरह किचन क्यों घुस गई हैं, वाई शुड शी बी इन द किचन। अब मैं उस वक्त 2-2.5 साल की थी और उस टाइम पर आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि आप अपनी गाड़ी लें, अपनी गाड़ी खुद चलाएं, हम अपना घर बनाते हैं अम्मा, और आप और मैं अलग अनेक्सी में रहेंगे। तो अम्मी यूज्ड टू से कि हम अलग रह के क्या करेंगे, एंड आई यूज्ड टू से कि अम्मा वो हमारा घर होगा, अकेले रहेंगे हम, हमारा दिल करेगा हम उठेंगे, हमारा दिल करेगा हम सोए रहेंगे, आपका एक अपना लाइफस्टाइल होगा, हर वक्त हम वॉच डॉग के जो भी होगा, यहाँ पे हम हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। ये 3 से 4 साल का बच्चा जब अपनी माँ को कहता है ना, तो अम्मा यूज्ड टू थिंक कि किसी ने इसके दिमाग में ये बात डाली है। तो शी यूज्ड टू आस्क मी, तुमसे मम्मी ये किसने कहा है? और मैं कहती थी अम्मा मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मैं सोचती हूँ। अम्मा से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ दी, मैं लड़ी उनसे बहुत कि अम्मा आप गाड़ी चलानी छोड़ क्यों रही हैं, कोई बात नहीं, दोबारा मतलब आप एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, दोबारा सीख लें आप उसको। अम्मा जो काम करती थी और उनको लगता था मुझसे गलत हुआ है तो वो छोड़ देती थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया कि आपसे गलत हो जाता है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, फिर ट्राई करो, हिट एंड ट्राई, जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ या ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। खैर मैं क्लास 8 में आई तो पता चला कि अम्मी और अब्बू का ऑफिशियल डिवोर्स हो गया। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी अपनी वालदा से ये पूछने की कि किस वजह से हुआ है। तो लोगों से जो बातें पता चलती थी वो ये थी कि वालिद साहब ने अम्मी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। इन द मीनवाइल आपने वालिद से भी नहीं मिली, ना कभी कांटेक्ट हुआ, ना कभी हम जाते थे तैयार होके, है ना, कि हमारे जो लॉयर थे अंकल, उनके घर सलीमी बारी एक बहुत बड़ा नाम था लॉ में, उनका चेम्बर था, और उनके हम घर जाते थे कि वालिद साहब आएंगे मिलने तैयार शार होके, लेकिन अब्बा कभी नहीं आए, ही नेवर केम टू मीट मी। तो वो जो अबैंडनमेंट फ्रॉम पेरेंट्स थी ना, वो मुझे बहुत महसूस होती थी एज अ चाइल्ड। अम्मी के लिए मुझे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, क्या ही उनसे शिकायत करूँ, जिंदा थी तो बहुत शिकायतें की मैंने उनसे, लेकिन वो अपने हाल में मजबूर थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर ऑप्शन होती तो मुझे कभी इस तरह अकेला ना छोड़ती। खैर स्कूल मेरा कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट में वैसे ही बच्चे जो हैं थोड़े से सख्त माहौल में होते हैं। करते करते मैट्रिक हो गया, मैट्रिक के बाद मैं FA में आ गई कनेड में। अब कनेड एकदम से जब कॉलेज शुरू हुआ ना, तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ, न्यू वर्ल्ड। तब तक मेरी दोस्ती जहांजेब से हो चुकी हुई थी, हम साथ ही कल पले बड़े थे, और अंकल जो थे वो ही यूज्ड टू, वो उस वहाँ पे DSP हुआ करते थे शालीमार थाने में, तो ही यूज्ड टू कम, और मुझे बहुत उनके यूनिफॉर्म से इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मैं भी बड़ी होकर पुलिस वाली बनूंगी और फिर मैं डंडा चलाऊंगी उन सब लोगों पे जिन्होंने मेरी माँ पे जुल्म किया। बिकॉज आई रिमेंबर्ड मेरी माँ गर्मियों में वाइपर लगा रही होती थी चिप्स के फर्शों के ऊपर, और मेरी अम्मा एक बहुत भरे पूरे और अमीर ख़ानदान से थी, और उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो जाके वहाँ ये वाली चाकरियाँ करे कि दोपहरें हो रही हैं और अम्मी के साथ मैं वाइपर लगवा रही हूँ और अम्मी खड़ी हैं, और हम बहुत बड़ा कुंबा है जो एक ही कमरे में, जिस कमरे में मेरी नानी ने मुझे मेरी बर्थडे पे AC गिफ्ट किया, तो उस एक कमरे में जो मेरी वालदा का कमरा था उसमें पूरा ख़ानदान सो रहा है, जिसमें लाइक 10-12 पीपल आर स्लीपिंग। मेरे वालिद हैं, उनकी बहन है, उनके बच्चे, मतलब और दादी और दादा, सब लोग उसी कमरे में, एवरीबडी इज देयर। तो कहने का मकसद ये कि मेरी जो तजाद था ना, वो ये समझ में नहीं आता था कि व्हाई वुड अम्मा डू दिस, बट मुझे अब समझ में आता है एज अ मदर कि वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह ये सब ठीक हो जाए, किसी को मसला मेरे ऊपर तलाक का जो बट्टा है ना, ये ना बहरहाल वो नहीं चल सका। खैर सबको खुश करने के लिए तो वो उधर अम्मी नानी की तरफ भी यही उनकी कोशिश होती थी, खाने पका रही हैं हमारे घर में, मैं जस्टिफाई कर सके कि व्हाई शी इज लिविंग हियर, और उनको कोई ये ना कह सके कि ये तो वेली है, यहाँ पे बैठी है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ करती ही नहीं। हमारे ना नानी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महफिलें हुआ करती थी,
यानी मेरे मामुओं के दोस्त उस वक्त थे जितने पीटीवी के प्रोड्यूसर्स, शहनशाह नवाब और बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हैं ना उस ज़माने के, क्योंकि मामुओं की एक रिसर्च नर्सरी थी और पाकिस्तान की पहली जो रॉकरी थी वो अंगूरी बाग में बनी थी, मैन मेड। उससे पहले रॉकरी का, रॉक वॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो नीलाम घर में उस वक्त जो था मामू का इंटरव्यू किया गया, छोटे मामू का, जिनकी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो कैसे इंजीनियर करके आबशार बनाई, वो सारा कुछ हमारे यहाँ हमेशा से टीवी का, फिल्म का बहुत आना जाना लगा रहता था। अच्छा। मैंने अपने बचपन में, आपने बचपन से देखा? बचपन में ये कैमराज, मुझे इसलिए भी बहुत फ्रेंडली हूँ इनके साथ, मुझे फील ही नहीं हुआ कभी कि ये डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ये सब होते देखा। हमारे घर में फरीदा खानम साहिबा की महफिल होती थी, उनकी शूटिंग होती थी गाने की। उन्होंने पीली साड़ी पहनी है, एक बड़ा सा फूल लगाया और वो गाना गा रही हैं। और हम 2-3 साल के भाग रहे हैं इधर उधर और कह रहे हैं, छुप छुप के बातें कर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। सो हमने ये बचपन, मैंने मेरी कजन्स ने, हमने ये बचपन में अपने देखा हुआ है। सो मेरे लिए कैमरा इसलिए भी बहुत कोई एलियन नहीं है, मुझे फील नहीं होता कि यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगता है ये अपना ही है, इसके साथ अपनी ही बातें हो सकती हैं। तो वो सारा एक्सपोजर जो था, अम्मी यूज्ड टू, जब ये सारे लोग आते थे, शाम को महफिल होती थी, कोई कॉमोडोर आ गए, कभी गवर्नर साहब आ गए, वो मामू के फ्रेंड होते थे जिलानी साहब, तो उनके साथ ये होता था चाय जो थी। और उस ज़माने में हालांकि शेजान यूज्ड टू बी देयर, बट अम्मी यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इन द किचन। 2 मुलाजिम 3 होने और अम्मी ने दोपहर से शुरू हो जाना शाम की चाय के लिए। एंड आई हैव सीन दिस। अब हमारे यहाँ भी जब कभी महफिल होती है तो आई प्रेफर कुकिंग माई सेल्फ, बिकॉज वो मैंने अपने बचपन में अपनी माँ को करते देखा। अगर 50 बंदा भी है, हार्ड वर्क अपनी माँ को करते देखा और आपने आगे किया। yes, कर रही हैं। आई हैव डन इट इन माई सेकेंड मैरिज। मैं पहले मैरिज में आई वॉज नॉट लाइक दिस, आई वॉज वेरी डिफरेंट। मैं वो चुलबुली वो जो थी, और हमारी लव मैरिज थी, तो वो जो एक चुलबुलाहट होती है ना इंसान की शादी के अंदर कि मैं क्यों करूं भाई, मैं वी आर ऑन इक्वल टर्म्स। प्रिंसेस नाउ। हाँ, मैं हमेशा ही प्रिंसेस थी। अम्मा ने तो कभी पानी का ग्लास नहीं रखने दिया था, खुद आती थी, कपड़े भी इस्त्री करके खुद देने, स्टिचिंग भी खुद करके देनी, कि इसको पता नहीं, इसके मुझे हमेशा से थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक था। तो अम्मी यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइन्स फॉर मी टू वेयर टू कॉलेज एंड इन स्कूल। तो मैं हमेशा से आई वाज वेरी प्रिंसेस लाइक। तो पहली शादी में तो हम प्रिंसेस ही रहे। फिर उस प्रिंसेस को वहाँ से उठा के जब अल्लाह मैंने नीचे गिराया ना कि बेटा ताकियाँ भी लगानी है और कपड़े भी खुद धोने हैं और बच्चे भी खुद संभालने, सो 7 years of my marriage were very tough for me, बिकॉज मुझे अपना माइंडसेट ब्रेक करके दोबारा खुद को एक नीचे वाले माइंडसेट पे लाना पड़ा कि इंसान किस भी हालात में पैदा होता है, सोने का चम्मच लेके पैदा हो जाए। मुझे मामू और अम्मी सुलाने के लिए कैनाल के ऊपर रोज़ शाम को लेके जाते थे गाड़ी में कि ये सो जाए, तो मैं ड्राइव करते थे, वो ड्राइव अराउंड और मैं पीछे सीट पे सो जाया करती थी। दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू स्लीप। ये मैं इसकी मुझे आदत थी। और फिर उन 7 सालों में जो मेरी और जहांजेब की शादी रही, हालांकि लव मैरिज थी, हम शाज़ो नादिरी कहीं अकेले मियाँ बीवी भी गए, सबके साथ जाना होता था। सबके साथ, इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। यहीं से स्टार्ट करेंगे आयशा, हमने लेनी छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आयशा जहांजेब, जो कहीं कहीं से मिर्चें लगाऊंगी और खिलाऊंगी। अच्छा, इसका सारा जोर जो है ना मेरी मिर्चों के ऊपर है। यकीन करें ये कॉन्स्पिरेसी है, मैंने सिर्फ आइडिया सजेस्ट किया था। मैंने ये कब खिला रही है फिर लोगों को मिर्चें? यार सुनना तो है कि जल्द ही दोबारा वापसी होने वाली है, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं। मगर आज आयशा हमारे किचन में क्या बना रही है आयशा? मेरा दिल तो था कि कुछ और बनाती, लेकिन मुझे फरमाइश की गई है कि आपका चीज़ ऑमलेट बहुत मशहूर है, तो वो बनाएं। अच्छा, ये क्योंकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुकिंग नहीं की थी। अच्छा। हाँ, शादी से पहले अम्मी ने कभी मुझसे अंडा भी नहीं तोड़वाया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अब बताएं आप कितने अंडे आपने तोड़े? ये बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन ये कि वो मुझे अब कोई काउंट नहीं है कि कितने अंडे मैं फोड़ चुकी हूँ, ज़ाया कर चुकी हूँ। पहली शादी में इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल, बहुत ज़्यादा। लेकिन सेकंड में मैंने हारिस के लिए, बिकॉज वो ही इज़ अ फूडी, ये नहीं कि जहांजेब वाज़न्ट अ फूडी,
लेकिन somehow मतलब things did not happen that way. हारिस के लिए तो मैंने पकाना सीखा है बाकायदा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके, और उसकी खातिर, क्योंकि उसको ये उसका मतलब थोड़ा सा He loves food. हाँ, ही लव्स फूड, और उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है, ये नहीं कि उसको सिर्फ देसी चीज़ें पसंद है, उसको पैन एशियन चीज़ें आप पसंद वो है। सब चीजें करते हो जो आपने पहली बार एक्सपीरियंस ना की हो, ऑटोमेटिकली होता है। एग्जैक्टली, और वो मेरा ना बड़ा मजाक उड़ाते होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी बीवी जो है ना, ये असल में अच्छा, वो टिश्यू है। लाओ? नहीं, दैट्स आंसू तो परफेक्टली नहीं फाइन। आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अराई होती हूँ, और अराइयों की भी अगर आंखों में प्याज के साथ आंसू आ जाए तो फिर तो डूब मरने का मकाम है भाई। अराई जो है उनके लिए तो प्याज दोपहर का और रात का खाना है, हर वक्त का। अच्छा, ये सच है? बहुत, हमारे लिए, मेरे लिए, मैं अपनी बात करूंगी, मैं आप अराई खाते हूँ, हैं, हाँ। हमारे यहाँ प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ सैलड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब मैं इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं वैसे हाथ से पकड़ के काटती होती हूँ, लेकिन अब क्योंकि अच्छा काट रही हैं मैं आप। किचन में आपकी खड़ी हूँ। कटिंग इज वेरी नाइस, Thank दैट मींस you. दैट यू आर अ गुड शेफ। वेल, मैं कोशिश करती हूँ। मैं तो सबसे पहले, आपने अगर बड़ा ख़ानदान है आपका, और यहाँ आपने किसी को बहुत फ्लफ़ी एग देना है, तो आप एक अंडे को ना लीजिए, आप 2 से 3 अंडे ले लीजिए, क्योंकि फ्लफ़ी जो नेस है वो आपकी अंडों से ही आती है। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 अंडे, और इनको हम अच्छे से फेंटेंगे, विस्क देम एज मच एज यू कैन, क्योंकि कहते हैं कि अंडा जब आप फेंटते हैं तो उसमें जो फ्लफ है, एयर है, वो चली जाती है, इसीलिए बेकिंग में भी आपकी विस्किंग एक ही साइड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग जो है अंडे की फेंटाई जो है, फटाई उसे करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मैं बिलीव करती हूँ कि आपको एक ही डायरेक्शन रखनी चाहिए, ताकि अच्छा, आपने किसी लोगों की कभी पिटाई की है? पिटाई, हाँ, पिटाई या पिटाई? हाँ, पिटाई दोनों की है मैंने। मुझसे कोई झूठ बोले, मुझे कहीं फ्रेम करे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे आप सच बोल लें, जो भी आपका सच है, जितना भी घिनौना सच होगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। यही कॉन्सेप्ट्स आपके और यही आपके रूल्स बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं 100%। कि आप मेकअप रूम में सुन रही थी, हाँ, कि आप मुझसे सच बोल लो, जो भी है, आपने जो भी बड़ा कांड कर लिया है, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आप मेरे से झूठ ना बोलें, क्योंकि देयर इज दिस लोचा इन माई लाइफ कि अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे तो वो झूठ मेरे सामने आ ही जाएगा। कभी मुझे ख्वाब आ जाते हैं, और मेरे ख्वाबों को अक्सर लोग बहुत लाइटली लेते हैं। आयशा में एक स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है। बिल्कुल है। अच्छा, इनको समझ आ जाती है, जल्दी पता लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इज इट अ डीजा वू समथिंग? नहीं, इट्स नॉट प्रॉपर ड्रीम। अदरवाइज मुझे ख्वाब नहीं आते, लेकिन अगर ख्वाब आएंगे तो दैट मीन्स कि उसके पीछे कोई इशारा है। देयर हैज बीन सो मेनी टाइम्स। क्या आपने अंडे में मैंने डाला है जनाब अपने स्वाद अनुसार, ऐड टू टेस्ट, अपने मुताबिक के नमक, हस्बे जायका नमक, और उसके साथ ही मैंने मिर्च डाली है लाल। वैसे मैं काली मिर्च और चाट मसाला भी डालती हूँ अपने। हाँ, उससे टेस्ट अच्छा, बहुत मजे का टेस्ट आता है। देखिए, अगर अंग्रेज हमारा चीज ऑमलेट खाएंगे तो यकीनन बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए तो नहीं है। ठीक है, हमारे जो स्पाइसेस हैं, अरे यार, ये तो पूरी की पूरी जंग है। हमने ना अच्छे वाले कास्टिंग के हमने लिए हुए पैन्स, पांडे टींडे, ताकि जो होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा, जो हम अगर लेते हैं दूसरा नॉन स्टिक, उसका जो ब्लैक इफेक्ट होता है वो उतर जाता है। बिल्कुल, उसकी जो कोटिंग है, टेफलॉन कोटिंग, वो उतर जाती है। अच्छा जी, ये है बटर, और मैं बटर यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो ये हेल्दी होता है, दूसरा ये जो लोगों को मुगालता है ना कि देसी घी खाने से या बटर खाने से खुदा न खास्ता कोई मोटे भी हो जाते हैं, यानी मतलब कोई मसला हो जाता है, वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा देसी घी डाल लें, लेकिन आप उसे लाजमी जो है वो करें। अच्छा, मैं अब जो है, क्योंकि मेरी बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो मुझे अब ये इस बुरे तरीके से इसको कट करना पड़ना है यहाँ पर, माजरत के साथ। ऑलरेडी मैं पहले ही कह रही हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसे ही कटना पड़ेगा। इस ऑमलेट में आप टमाटर भी डालते हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं सब्जी कभी भी जो है पूरी की पूरी उसमें नहीं डालती। अब इसको हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा गर्म हो गया है। आऊ आऊ आऊ, कपड़ा चाहिए होगा। इधर लगाएं, आपका हाथ ना जल जाए। बट इसको हम थोड़ी देर के लिए उतार लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे इतना गर्म नहीं चाहिए। ठीक है, आप बटर को अच्छे तरीके से फैला लें, और उसके बाद थोड़ा सा बटर और डाल दें। बटर और डाल भी, और ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये आपको पता है कि हमारी प्रोडक्शन टीम से फरमाइशें आ रही हैं। अच्छा, और नहीं, सब स्पेशली। ओह माय गॉड, चलिए, ओके, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने खाना है। लीजिए जनाब, अब ये इसकी जो है ना, इसको डालना, वो इसका असल सारा गेम चेंजर प्लान है। अब आप इस बटर के सेंटर में डालेंगे इसको, और इसको फैला देंगे, एंड लेट इट हार्डन अ लिटिल।
ओके ठीक है, साइडों से पूरी तरह से लीजिए जनाब। अब हम इसको थोड़ा सा ये जो आपका मैं सिर्फ देख रही हूँ, कास्टिंग का बर्तन है ना, कर रही हूँ कि आयशा ये इसमें फ्लफीनेस ऑटोमेटिकली आ रही है। आई थिंक ये ज्यादा फेंटने की वजह से। हाँ, कुछ लोग दूध डालते हैं लेकिन उससे ये होता है कि वो ब्लैक हो जाता है, रनी बहुत हो जाता हाँ, है और ब्लैक कलर खराब हो जाता है, ग्रेश हो जाता है। और जो है ना आपके सबसे जो कुकिंग का सबसे खूबसूरत वो है उसकी ये वो क्या आपका नाश्ता यही होता है सुबह? मेरा नाश्ता बॉइल्ड एग्स होते हैं, बॉइल्ड एग्स होते हैं सिर्फ boiled अच्छा। और eggs। ये आप नॉर्मली आप ब्राउन ब्रेड यूज करती हैं? मैं नॉर्मली मैं पराठा यूज करती हूँ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, पराठा खाती हैं? क्योंकि मैंने एक मील अ डे खाना होता है, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, अब आपने जो अंडा है उसके ऊपर आपने देख लिया साइडें सारी पकनी शुरू हो गई। जो आपका रनी साइड है ना जिस पे अभी अब कुकिंग नहीं हुई है, आप उस साइड के ऊपर अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल दें, एक ही साइड पे, राइट? नॉट आपने उसको फैलाना नहीं है। अब आ गई, अक्सर लोगों को ना ऑमलेट नहीं बनाना आता। हाँ, नहीं आता। आई एम वन ऑफ इट। अच्छा, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। मेरा ऑमलेट ना बड़ा वो बनता है, आई डोंट नो बहुत मेसी बनता है। क्यों? इट्स नॉट वो जो प्रॉपर तरीके से फ्लफ आए और प्रॉपर तरीके से यू जस्ट डिश आउट, मेरा नहीं ऐसा होता। आई डोंट नो। ओके, मैं नॉर्मली हरी मिर्च अपने ऑमलेट में ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि बाकी सब लोग किस हिसाब की मिर्च खाते हैं, लिहाजा मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। लेकिन मुझे हरी मिर्च ऑमलेट में बहुत पसंद है। वन टाइम अ मील में तो इसमें तो एक बार ही ले लो क्योंकि इसमें कैलोरीज अच्छी हाँ, होती है। इसमें क्योंकि वन टाइम अ मील है तो फिर उसमें आप आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। अब आप इसको करेंगे, अच्छा, इसको चीज मसाला ऑमलेट कहेंगे कि चीज ऑमलेट? इसको चीज, मैं अगर सिंपल अंडा चीज है ना तो वो तो हम नहीं कर सकेंगे। आयशा, आपने इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब मेरा आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाने की क्या जरूरत है? यू कैन जस्ट हैव दिस रेस्टोरेंट का मजा एट होम। एब्सोल्युटली। एंड यू डोंट नीड, इसमें से आप हैश ब्राउन्स ऐड कर लो और साथ आप ब्रेड। हम ब्रेड में एक ब्रेड का भी एक तरीका करती हूँ, मैं उसको गार्लिक के साथ ना हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। ओह नाइस। या और मैं बहुत टिपिकल जो शेफ्स होते हैं ना उनकी तरह इसको टॉस आउट करती हूँ। ओके। मैंने कभी भी मतलब ये क्योंकि हैवी बहुत है तो आई कांट टॉस इट, वरना मैं इसको नॉर्मली ऐसे घुमाती हूँ और उसके बाद इसको टॉस कर लेती हूँ। यस, सो नाउ माय ऑमलेट इज रेडी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लेयर इट आउट। ओह वाह। अच्छा, इसका बेस्ट जस्ट वाओ। यस, इट्स जस्ट वाओ। लेकिन मुझे सिर्फ टेंशन ये है कि डालते हुए ये ना हो कि मेरा जो है अंडा टूट जाए। नहीं, दिस इज वेरी हैवी, यू कांट हैंडल इट, और गरम भी बहुत है ये। अच्छा, इसको ऐसी टॉस आउट करो क्योंकि ये ना चिपक जाएगा। दो बंदे मिल चाहिए ऐसे ऑमलेट को लेआउट करने के लिए। जतन किए हमने ऑमलेट लेआउट करने के लिए। आई थिंक ये हमारा हेवी है, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको हाथ लगाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इट्स लुकिंग यमी एंड डिलीशियस। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ये। अभी हमने इसकी डेकोरेशन करनी है और हमने ब्राउन ब्रेड, मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड को पैन में ही जो हल्का सा बटर होता है ना उसके साथ ही उसे वार्म कर देती हूँ। ओके। अब आ जाए इस तरफ, हम जरा इसको देखेंगे कि इसमें हमने क्या ऐड कट करके डालना है। अच्छा, चीज इज मेल्टिंग। यस, दैट्स द पॉइंट। सो हम इसको आई विल डेफिनेटली टेस्ट इट। यस, और फायदा ही तब है अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया तो क्या फायदा। यम 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 यम। सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए, चाय का एक बड़ा सा मग हो। ऐसे जालमो, तुम लोगों ने चाय भी नहीं मुझे पिलाई है। आ रही है। ठीक है जनाब, ये देखें जी, ये हो गया। अब आपने इसकी करनी है डेकोरेशन, तो आप स्लाइड सा इसको वो करेंगे। अच्छा, बच्चे तो आपसे कहते होंगे कि प्लीज ममा, वो कहते हैं बाबा आते हैं तो बाबा के साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हमारी दफा तो आप अम्मा जो है ना बिल्कुल कुछ करके राजी नहीं है। बच्चे फरमाइश करते हैं वीकेंड्स के दिन काफ़ी कि प्लीज़। बिल्कुल, बहुत फरमाइश होती है उनकी, लेकिन मैं मोस्टली अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, काम हो रहा होता है। तो जब हमारी आ गई भी है, चाय भी तैयार है। बिल्कुल, हमारा बटर जो ब्रेड है वो भी रेडी हो गई है। अब इसको हम स्लाइस करेंगे। हमारी चाय रेडी है। लें जी मैडम, मैं नीचे रखूं आपकी चाय और मेरी चाय। ये चाय, यस, ये चाय वैसे तो मैंने आज हमारा जो हमारे लाउंज में आयशा है और हमारे किचन में भी आयशा हैं और आज पूरा दिन हमारे साथ आयशा, और हम देख रहे हैं कि आयशा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आयशा। आपके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट रोल्स ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। अभी ठहरिए, अभी हमने इसको कट करना है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा, हम इसको सेंटर हाफ करेंगे। ऐसे ब्रेड बहुत अच्छी कहाँ की है भाई?
आई थिंक It's very nice. बेकरी ही है, नॉट नेमिंग द ब्रांड बट Of course, but it's a very nice वो लीजिए जनाब। मेरी डेकोरेशन बस क्योंकि इतनी ही है अभी फ़िलहाल। This is done. Now we can move on. यम 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 यम। जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो अपने जो है ना जज्बात पे काबू रखे। ये होता है ना कि हमारा तो नाश्ता तैयार है, बिल्कुल। व्यूअर्स आप जाएं और जल्दी से ये ऑमलेट बनाएं, बिकॉज ऐसा ऑमलेट तो आहा हा ख्वाब में नजर आता है। यम 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 यम, सो इट्स अमेजिंग। तो अब हम लेके जाते हैं इसको, बिल्कुल ट्राई करते हैं ना। साइड से सारा चीज ऊज आउट कर रहा है, इट्स वेरी चीजी और इतना मुश्किल था उस पैन के साथ मैनेज करना, लेकिन बट यू डिड इट रियली वेल। या वी डिड इट वेल। अच्छा, इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है, चीज़ थोड़ा सॉल्टी होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ज़्यादा चीज़ ना हो जाए। हाँ जी, इट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू। अगर आप थोड़ा सा बटर लगा लें इसके ऊपर तो और भी बटर मजा लगा आएगा। के 2 दिन डाइटिंग जरूर करूंगी उसके बाद, लेकिन इट्स अमेजिंग लिटरली। थैंक यू। अभी तो महदूद वसाइल थे, वरना इसमें मशरूम्स भी डलते हैं, इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डलते हैं, इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स भी डलते हैं। जो इसमें हमने डाला है और जो बताया है, जितनी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, बिकॉज हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को कोई एक्स्ट्रा जतन ना करने पड़े, अपने किचन में जाएं, अवेलेबिलिटी देखें, दे कैन मेक एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स एट होम, बस यू नीड टू हैव एन आर्ट। या तो यू हैव एन अमेजिंग आर्ट एंड यू हैव अ टूल विद यू। थैंक यू। तो व्यूअर्स, मज़ेदार किस्म का नाश्ता और साथ चाय का मग हो तो सुबह हो जाती है दोबाला। यस, हमारी तो सुबह होगी दोबाला, आप लोग भी अपनी जाके करें। यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आफ्टर द ऑमलेट। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आयशा किचन में तो बहुत अच्छी हैं, यू नो, ये हमने ब्रेक में ही चख के देख लिया कि आयशा अमेजिंग टेस्ट एंड अमेजिंग प्रेजेंटेशन। थैंक यू। मगर अब आयशा के बैग में कौन से सीक्रेट्स हैं, क्योंकि बैग में होता है मेकअप होता है आपका सीक्रेट, और आयशा क्या यूज़ करती हैं, तो हम चाहते हैं व्यूअर्स को बताओ आयशा क्या यूज़ करती हो। आयशा का बैग इस तरह Ever young and always been like that। जी जी। अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है मेरी, रोज़ वाटर, जो मैं रखना भूल गई नहीं हूँ अपने पाउच में। मेरे बैग में वॉलेट के अलावा एक ये पाउच होता है, That's a makeup pouch। या दैट्स अ प्रॉपर मेकअप पाउच, जिसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले आप ये कहें कि इसमें शीशा होता है, बस देखना होता है अगर आपको ऑन द गो कहीं ना कहीं जाना पड़ जाए। एक सरसरी बेस होती है आपके पास, एक आपका छोटा सा कंसीलर है। लिपस्टिक ये वाली तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आई नॉर्मली यूज़ ये वाली ब्राउन्स में या न्यूड्स में। ठीक है। मस्कारा, ठीक है। अब मस्कारास के नाम ऐसे रख दिए हैं लोगों ने कि आप स्क्रीन पे ले भी नहीं सकते। हाँ। तो ये टू फेस्ड का है, एंड फिर एक आध ये स्पंज होता है, ब्यूटी ब्लेंडर, एक ये होता है मेरे साथ। लिक जो चीक टेंट है वो होता है, इसी को मैं मोस्टली यही लगा के लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, जस्ट फॉर नेचुरल। 24 आवर्स है। हाँ। तो ये जब भी बाहर जाना तब यूज करती है कि नॉर्मली नहीं करती? नहीं, जब मुझे कहीं मीटिंग पे अर्जेंटली पता हो ना कि अब किसी मीटिंग पे जा रही हूँ मैं, तो फिर मैं ये निकालती हूँ और यूज करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल बेस नहीं लगाती। नहीं, मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ। ठीक है। कहीं भी जाने के लिए सबसे जरूरी है आपकी गम, क्योंकि आपके पास से रिफ्रेशमेंट, खुशबू आनी चाहिए। मेरी तस्वीर मुझे मतलब वैसे देख के शायद ना लिबास को ना बातों को लगता ना हो, लेकिन अपने अपने एक ताल्लुकात है अल्लाह ताला के साथ। मेरा ऑन द गो हर वक्त लाइनर नहीं होता, मस्कारा होता है, ये मस्कारा और ये होता है दिस इज वेरी नाइस आपका काजल। और मुझे टिपिकल पंजाबी काजल वाली आंखें भरी हुई बहुत पसंद है। तो मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ 4 चीज़ों में गुजारा रहता है। तो मतलब मैं अपना पाउच दिखाऊं तो मेरे पाउच में क्या क्या होता है? लोग कहेंगे पता नहीं सारा दिन बैठ के मेकअप मलती रहती है। इट्स वेरी मिनिमल। यू हैव अ बेस, उसके बाद यू हैव अ कंसीलर। और कंसीलर भी आयशा आई डोंट थिंक सो में जरूरत है ज्यादा कंसीलर। मैं बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन अंडर आईज कभी कभी होते हैं तो ज़ाहिर है। और इसके बाद दिस इज अ लिप एंड चीक टिंट, या आप चीक पे भी लगा सकते हो, लिप्स पे भी लगा सकते हो। ठीक है। एक सरसरी सी मैंने ब्राउन लिपस्टिक रखी होती है कि इन केस कुछ भी हो, ब्राउन गोज विद एवरीथिंग। फिर जी मेरा 15 प्रो मैक्स है, तो उसके साथ आई प्रेफर माय आईपॉड, ये हैंड्स फ्री। और मेरा पफ, जो मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे कहीं पे भी स्ट्रेस में, समटाइम्स कभी डस्ट के साथ इंटरेक्शन में मुझे हो सकती है, तो अगर आप कहीं पे भी मुझे अटैक में देखें तो दिस इज द थिंग दैट आई रिक्वायर द मोस्ट। मेडिकल, इट्स अ मेडिकल थिंग, सो बेसिकली दैट्स इट। और खाली
खाली है, इसके Yes. साथ आपका बस ब्यूटी ब्लेंडर यस, और इसमें मेरा वॉलेट है जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड और बाकी सारी इतने चीजें। मिनिमल मेकअप में यू जस्ट डू योर ड्रामास एंड यू जस्ट इसके साथ अपने मैं सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल मैं इससे भी कम मैं अपने हो। सोशल मीडिया पे होती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुई हैं पिछले दिनों आप, बहुत बहुत वायरल ज़्यादा। भी चल रही हैं, बहुत एक्टिव भी हुई हैं। हाँ। और जो जट वाला जो एंटायर वी जस्ट सॉ द जी, क्लिप, जी, जी, इट जी, वाज वेरी बिल्कुल। पॉपुलर। व्हाट वाज ऑल अबाउट? यार हम वो कर रहे थे, चमकीला आई हुई थी और मैंने देखी थी एंड आई नो मुझे उसकी हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उन दोनों की जर्नी भी बहुत अच्छी लगी। एंड हिस्टोरिकल ऐसी फिल्मों का जो बेस्ट होता है ना कि उसमें से यू ड्रॉ समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो हालांकि मेरी उस वक्त 3 डिस्क प्रोलैप्स हुई हुई थी और डॉक्टर ने मुझे हिलने से भी मना किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो गाना ऐसा था कि मुझे मैं ट्रेलर में बैठी वेट करी थी खाने का, यार व्हाई नॉट, हर कोई कर रहा है तो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस फिर उस पर हमने थोड़ा सा हिलमिल लिया। बचपन में मैंने बताया ना हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जिसकी भी शादी होती थी ना तो अम्मी कहती थी नाच बेटा चल शाबाश। तो हमारे यहाँ मतलब मैं अपने घर की शौक था डांस करने का। शौक था डांस इज लाइक इट्स अ थेरेपी फॉर मी, इट्स अ थेरेपी। हमारे बचपन में कहा जाता था कि मोमी और मेरी साथ एक कजन होती थी कोशी, इनको कहीं पे भी खड़ा करके डांस करा लो, बना बनाया डांस है। एंड आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ इट माय सेल्फ, खुद ही देख देख के। तो बॉलीवुड का जमाना था। बेटियों में भी आया है ये? हाँ बेटियों में डांस बड़ी वाली में है बहुत ज्यादा। वो बहुत उसको शौक से करती है, लेकिन कमरा बंद करके करती है। उसको बहुत वो होता है कि मैं कहीं ऑड ना नजर आ जाऊं किसी को, और ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए। हम ऐसे नहीं थे। अच्छा, वैसे हमने ये देखा है कि पिछले दिनों एक अपना वाकया भी सुनाती हूँ, टिकटॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान भी चल रहा है। और टिकटॉक्स आर वेरी मच इन लाइक नाउ डेज। अब सबसे ज़्यादा जो ऐप चलने वाला है वो टिकटॉक है, और माशाल्लाह आप भी बहुत फेमस है टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, मजे की बात है वो जो मोस्टली टिकटॉक्स है ना वो मैं नहीं बनाती। अच्छा, वो लोग इंस्टाग्राम से डाउनलोड करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से जारी कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, अमेजिंग टिकटॉक। अच्छा, आयशा और होती है, आयशा का कोई ना कोई यूं करके ना कोई टिकटॉक आ रहा है, मैं कहती हूँ ये जरा इसके ना आपको पता है वॉल्यूम जरा देखो, गाना कौन सा है। तो आयशा को तो देख रहे हैं टिकटॉक्स के ऊपर जो फ्लो आता है, तो हाउ इज इट? यार देखो कोई प्लेटफॉर्म ना गलत और सही नहीं होता। लोग जब शुरू में जब टीवी आया था तो लोग कहते थे ये प्लेटफॉर्म बड़ा खराब है, इस पे अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आई और अब हर घर में कोई ना कोई ये चाहता है कि टीवी में या मीडिया इंडस्ट्री में उनका कोई हो। और इसी तरह चाहते भी हैं और बातें भी करनी है। यू नो व्हाट हैपेंड, लाइक 3-4 दिन पहले मेरे बेटे के फ्रेंड ने कॉल किया, कहता है ओह माय गॉड आई सॉ योर मॉम ऑन टिकटॉक। मैं समझ लाइक व्हाट, ओके मामा आप टिकटॉक पे आई थी? मैंने कहा बेटा मैंने गलती कर दी है, मैं नहीं आई थी, कोई ना कोई एक आधा क्लिप था। तो इट वाज यस आई एम देयर, आई कैन प्रमोट माय वर्क एंड आई डू प्रमोट माय बिजनेस। So I was explaining him कि it's not something really bad or it's not cheap. It's not cheap. Everyone, it's an app and we have to use. अच्छा, uses and abuses आपने देखने हैं। यही मैं आपको बता रही थी ना कि आपने किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। टीवी का इस्तेमाल करके बहुत लोगों ने बहुत गलत भी किया। बिल्कुल। टीवी का इस्तेमाल करके आपने अवेयरनेस भी फैलाई। इसी तरह सोशल मीडिया की अपनी एक बहुत बड़ी रीच है, उसके थ्रू आपने क्या मैसेज देना है ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप उस पे सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए हैं, आप उस पे सिर्फ रायता फैलाने के लिए हैं, या आप उस पे एंटरटेनमेंट के लिए हैं, या आप उस पे कोई अच्छी बात भी करते हैं, आप उस पे इश्यूज भी रेज करते हैं। और आपने इनको मॉर्निंग शो होस्ट भी देखा होगा एक ड्रामे में जो कि ये मेरे फराइज सर अंजाम दे रही थी कहीं ना कहीं, बट आई लाइक्ड हर एक्टिंग, इट वाज अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा। और जो लाइफ इन्होंने दिखाई कुछ मिलती जुलती है नहीं, 100% ओवरलैप है। जब हसीब ने मुझसे ये डिस्कस किया कि उमेरा अहमद साहिबा चाहती हैं कि आप ये कैरेक्टर करें, और हसीब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा कार्व्ड रोल आपके लिए और हो नहीं सकता क्योंकि कुबरा हैज़ डन एक्टिंग बट शी हैजंट डन होस्टिंग, सो फॉर हर इट विल बी अ चैलेंज कि वो आपके साथ कम्पीट करेगी। आपके लिए तो इट्स लाइक बाएं हाथ का खेल, आपने यही किया, आपको वही करना है। एंड मैंने वो कैरेक्टर इसलिए किया क्योंकि वो कैरेक्टर इज 100% ओवरलैप ऑफ द वुमेन इन द मीडिया इंडस्ट्री। उनके घरों में चोरियां भी इसी तरह होती हैं, उनके घरों में लोग उनका अब्यूज भी इसी तरह करते हैं, उनको सुनना भी ऐसे पड़ता है। हाँ, उनको हर तरफ से सुनना पड़ता है कि आपकी औलाद भी ऐसी है और आप भी ऐसे हैं और फलाना, एंड येट दे हैव टू पुट अप अ ब्रेव शो every morning or every day when they're on the screen with a smile, और वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि वो कंप्लेन करेंगी तो they have chosen this life for themselves, और वो इसे छोड़ भी नहीं सकती ना छोड़ सकती। ये वो सांप है या वो छिपकली है जो ना उगले बनती है ना निगले बनती है। अच्छा आयशा, एक और चीज़, एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, वैसे तो एंटरटेनमेंट के सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस
a lot good laughter. उस पर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ और सिर्फ ड्रामास के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था, तनकीद होती है। आपने देखा होगा, बहुत मशहूर बिल्कुल, है। हाँ। तो उस पर कोई कमेंट करना चाह रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो बड़े सीनियर सीजन आर्टिस्ट बैठ के दूसरे आर्टिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, और मैं ये देख रही होती इन आर्टिस्ट ने इकट्ठे काम किया हुआ है, हाँ। और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स कर रहे हैं। उसमें मैंने ना, मैं भी चॉकलेट टाइम्स करी थी, और मैंने उसमें हमारे एक सेगमेंट था जिसमें हम क्रिटिसाइज करते थे लोगों के एक्शंस, उनके ट्वीट्स। हमें ना पीछे की कहानी नहीं पता होती। जब मैंगो जट शूट करनी शुरू की तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, जो उसमें विलन का रोल कर रहे हैं, शामून अब्बासी, और उन्होंने मुझे पहले देखा, उन्होंने कहा बहुत दिखी दिखी लग रही हैं। तो फैसल ने कोनी मार के कहा, वो याद नहीं तेरी खबर चली थी, वो वाली खबर जो चली थी बेटी वाली, वो वाली जो कहानी थी। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे आई वॉज क्लूलेस के क्या हुआ है। हाँ। फैसल ने जब कहा ना शामून अब्बासी को कि वो तेरी बेटी वाली जो खबर थी, हाँ। अंजला अब्बासी वाली, उसके बाद कहा शेट ये क्या हो गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद शामून और मैं जा रहे थे, हम मैं मेकअप आर्टिस्ट, शामून और हमारा ड्राइवर जा रहा था, हम सारे लोकेशन पे जा रहे थे, विच वाज बेदिया में दूर एक फार्म था, वहाँ जा रहे। तो शामून ने कहा आपको पता है कि ये मेरी स्टोरी है क्या? मैंने कहा नहीं। क्लैरिफाइंग इट। ही सेड कि जो मीडिया हाउसेस पेजेस बगैर कॉन्टेक्स्ट दिए खबर चला देते हैं, वो तो चला देते हैं, उसके बाद हमारा जो हशर होता है सोशल मीडिया पे, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुनाई, I was literally spellbound. आपने बताना था ना कि हमारी मजबूरी है। मैंने उन्हें बताया, and he understands also, but लेकिन जब आप एक सिचुएशन में होते हैं ना, तो उस वक्त आपको अगले की मजबूरी नहीं, आपको लग रहा होता है कि यार ये मेरी मजबूरी के साथ क्यों खेल रहे हैं। So हर इंसान अपनी जगह पे सोशल मीडिया के आगे घुटने टेक ही देता है बेचारा। तो ये जो आप जिस शो की बात कर रही है ना, उस शो का सीन ये है कि उसमें प्रोड्यूसर्स भी बैठी हुई हैं, उसमें डायरेक्टर्स भी बैठी हुई हैं, उसमें एक्टर्स भी बैठती हैं, और बड़े टॉप नॉच लोग। मैं हैरान हो जाती हूँ कंटेंट सुन के। हाँ, आई थिंक कि वो उनका अगर उनका वो एज अ पर्सन पर्सपेक्टिव है तो ठीक है, लेकिन अगर एज अ क्राफ्ट्समैन है तो फिर हमारा तो अलमिया है कि आपस में एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम गेम कर रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी एंड यू आर with same crowd you've been moving around. तो मैंने कहा इसलिए आपसे पूछ लूं। मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि एक पर्सनल ओपिनियन तो आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली लेके जाएंगे ना, तो फिर आप आगे काम इन लोगों के साथ कैसे करेंगे? एक ये बात, और फिर एक पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। मुस्बत जो तनकीद है उसका मार्जिन हमेशा होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, बहुत से इश्यूज। मैंने अभी आपको बताया शामून के बारे में कि ही वाज वेरी अपसेट। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि वो तो अपने दिल से काम कर रहे हैं। मॉर्निंग शो पे किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करते। वी वांट एवरीवन टू स्माइल एंड अ मैसेज फॉर द यंग जनरेशन फ्रॉम यू। यूथ के लिए मैसेज ये है कि देखो बेटा, जिंदगी पड़ी है रायते फैलाने के लिए, आपके पास इस वक्त ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, लेकिन कसम से पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप दुनिया में किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, किसी दिन आपके नीचे से आपकी सीढ़ी खींचा जाएगा और आप ज़मीन पे आ गिरेंगे। आप में इतनी ताकत, इतना स्किल, इतना टैलेंट होना चाहिए, इतनी आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप अगर ज़मीन पे भी गिरे ना, तो आपको दोबारा खड़े होने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर ये फैसला करना पड़ेगा कि आज जब मैं 16 साल का हूँ या 17 साल का हूँ, तो मैंने अपना फोकस, अपना करियर, अपना फ्यूचर रखना हो, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई तजाद नहीं है। आज के दौर में सब बराबर है। Thank you so much, Aisha. It was an amazing time with you. We spent around, और हमारा लाउंज वैसे हमें आज लोगों की जरूरत नहीं थी. It was so filled up with you. Thank you so much. तो आप लोगों से मिलेंगे कल. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें. Stay tuned with us with always, and good morning, धनक.